नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीईसी गुरुकुल की इस योग व्याख्यान माला में। साथियों, आज हमारा विषय है मन को नियंत्रित करने का उपाय प्रत्याहार। मन को अगर हम समझें तो मन विषयों के साथ लगातार संलिप्त रहने वाली एक इकाई है। मन क्या है? मन इंद्रियों के साथ एक परिभ्रमण करने वाला लगातार एक ऐसा चक्र है जो कि तब तक चलता रहेगा जब तक कि जीवन चल रहा है। और इसकी जो चंचलता है उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना ही ये योग का ही नहीं, आधुनिक मनोविज्ञान का भी एक मूलभूत विषय है, या एक मूलभूत अगर हम कहें कि अनुसंधान है। आधुनिक मनोविज्ञान भी लगातार इस पर कार्य कर रहा है कि मन को किस तरह से संयमित किया जाए, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए। प्राचीन काल में हमारे योग शास्त्र में इसका एक उपाय बताया गया है, उस उपाय को कहा गया है प्रत्याहार। तो आज हम यहाँ पर ही यही समझेंगे कि प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार की अवधारणा क्या है, हमारे योग ग्रंथों में प्रत्याहार को किस तरह से लिया गया है, क्या क्या कहा गया है, प्रत्याहार क्यों आवश्यक है, और हमारे व्यवहार में प्रत्याहार किस तरह से हम उसको उतार सकते हैं, या किस तरह से व्यवहार में हम प्रत्याहार की साधना या अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रत्याहार की अवधारणा पर। प्रत्याहार की परिभाषा जो है वो योग सूत्र में मिलती है। कहा गया है स्वविषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपाकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार, अर्थात इंद्रियों का विषयों से विमुख हो चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना। जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं उनके विषय क्या हैं? बाहर विषय हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? हमेशा आउटर वर्ल्ड में इंगेज होती हैं। उनको इंट्रोवर्ल्ड ले जाना, अर्थात अंदर ले जाना। अंदर कहाँ? चित्त की तरफ ले जाना। चित्त को माना गया है, चित्त भीतर है, उसको विषयों से विमुख करके इंद्रियों का जो स्वाभाविक प्रभाव है या जब बहाव है वो बाहर की तरफ है। इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाना और चित्त पर संयमित करना, उसको एकाग्र करना, वह प्रत्याहार है। अब हम समझते हैं योग ग्रंथों में किस तरह से प्रत्याहार को बताया गया है। तो हमारे लगभग सभी योग ग्रंथों में प्रत्याहार को बहुत ही प्रचुरता से और बहुत ही विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है। दत्तात्रेय योग शास्त्र की हम बात करें, योग बीज की बात करें, गौरक्ष शतक की बात करें, गौरक्ष सिद्धांत संग्रह की बात करें, गौरक्ष पद्धति की बात करें, सिद्ध सिद्धांत पद्धति की बात करें, तो इन सभी में इंद्रियों के द्वारा मन और बुद्धि इनको कंट्रोल करना, अर्थात मन को कंट्रोल करना या इंद्रियों को कंट्रोल करना, इनको दोनों को संयमित करना ही प्रत्याहार है। अर्थात मन को नियंत्रित करना कहें या इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात कहें, दोनों का ही अर्थ जो है प्रत्याहार लगाया गया है। वैसे ही मत्स्येंद्र संहिता, योग मार्तंड, हठ रत्नावली, घेरण संहिता, शिव संहिता, इन सभी में क्या कहा गया है? इन सभी में एक स्वर से ये बात कही गई है कि जो मन के विकार हैं या इंद्रियों के विकार हैं, जो विषयों के साथ उनकी संलिप्तता है, जो विषयों के साथ उनका जुड़ाव है, उसको खत्म करना, उसको नष्ट करना, उसको कंट्रोल करना, वही प्रत्याहार है। अब हम बात करते हैं प्रत्याहार क्यों आवश्यक है, क्या आवश्यकता है प्रत्याहार की। तो योग सूत्र में कहा गया है ततः परम वश्यतेन्द्रियाणाम, अर्थात इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, इसलिए प्रत्याहार आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियों को अगर वश में नहीं करेंगे तो इंद्रियां चंचल रहेंगी, मन चंचल रहेगा। तो इंद्रियों को अगर वश में करना है, मन को अगर वश में करना है, तो इसलिए प्रत्याहार आवश्यक है। गीता के अनुसार गीता कहती है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, अर्थात चंचल क्या है? प्रमाथि अर्थात हठीला है और बहुत बलवान है। इसको कंट्रोल कर पाना उतना ही मुश्किल है जैसे वायु को कंट्रोल कर पाना, वायु को बांधना। वायु को कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह से मन भी बहुत ही हठीला है और बहुत दृढ़ है, जिसको कि कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। वहीं कठोपनिषद का एक मंत्र है आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयर्नाहुर विषयस्तेषु गोचरान, अर्थात ये जो हमारी आत्मा है ये क्या है? ये रथ पर सवार एक सवारी है, एक रथ में सवार एक कोई जो सवार होता है वो सवार है। जो उसका सारथी है वो कौन है? वो बुद्धि है। उस रथ की लगाम कौन है? मन है। उस रथ के घोड़े कौन हैं? वो इंद्रियां हैं। वो पूरा संपूर्ण रथ क्या है? हमारा शरीर है। और वो रथ कहाँ चल रहा है? उसका जो विषय है वो क्या है? वो जो मार्ग है वो विषय है।
ये बड़ी अच्छी परिकल्पना है। यहाँ पर ये समझाने की बड़ी अच्छी चेष्टा की गई है कि अगर हमें घोड़ों को व्यवहारिक जीवन में अगर हम देखें तो अगर हम घोड़ों को हमें कंट्रोल में करना होता है तो हमें लगाम को पीछे की तरफ अपनी तरफ खींचना पड़ता है, जिससे कि घोड़े कंट्रोल में रहते हैं। अगर हम लगाम को ढीला छोड़ के रखते हैं तो घोड़े बेतहाशा दौड़ते हैं। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां भी हैं। अगर इंद्रियों को हम इंट्रोवर्ट नहीं करेंगे, उनको लगाम कसकर नहीं रखेंगे, मन जो लगाम है उसको अगर हम कस के नहीं रखेंगे, संयमित नहीं रखेंगे, तो ये बेतहाशा दौड़ती हैं और हमें कष्ट मिलता है। तो ये प्रत्याहार की आवश्यकता है। प्रत्याहार क्यों आवश्यक है? उसके बाद हम बात करते हैं व्यवहार में प्रत्याहार की। तो व्यवहार में अगर हम प्रत्याहार की बात करें कि किस तरह से हम अपने व्यवहार में प्रत्याहार को ला सकते हैं, किस तरह से हम, जैसे कि हम अगर हम अष्टांग योग की बात करें, हम आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो हम देखते हैं कि यम नियम का पालन भी एक तरह से बताया गया है कि किस तरह से यम होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सब यम नियमों के बारे में एक विस्तार से चर्चा कर दी गई है। ध्यान के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन प्रत्याहार पर जब हम देखते हैं तो प्रत्याहार के व्यवहार को कहीं पर एक जगह पर संगठित रूप में नहीं बताया गया है, अलग अलग ग्रंथों ने अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो हम यहाँ पर आज जो चर्चा कर रहे हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग ग्रंथों में किस तरह से प्रत्याहार को व्यवहार में लाया जाए, किस तरह से हम प्रत्याहार की साधना कर सके, किस तरह से हम प्रत्याहार को अपने जीवन में उतार सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं विषयों पर नियंत्रण। सबसे पहली बात कही गई है कि हमें अपने विषयों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। हमें जो हमने बात की थी कि जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, उनके 5 विषय हैं, देखना, सुनना, रस को ग्रहण करना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, ये सब क्या हैं? ये उसके विषय हैं। इन पर हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। हमारी इंद्रियां हमेशा आवेश में रहती हैं कि हमें अच्छा अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा दिखने को मिले, अच्छा सुनने को मिले। कहीं पर भी अगर कुछ बुरा होता है तो हमें उद्वेग हो जाता है, हमें क्रोध आना शुरू हो जाता है, हमारी इंद्रियां एकदम से चंचल उठती हैं। ऐसे ही बहुत अच्छा मिलने पर भी हमारी इंद्रियां अति उत्साहित होकर वह भी चंचल होनी शुरू हो जाती। तो सबसे पहला प्रत्याहार का जो अभ्यास है वह है विषयों पर नियंत्रण। अपने विषयों पर नियंत्रण रखिए, प्रत्याहार का आप पालन शुरू कर देंगे। दूसरा होता है अनुशासित दिनचर्या, अर्थात आपका जो पूरा डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है वह अनुशासित होनी चाहिए। आप जितना अनुशासित जीवन जिएंगे, जितना आपकी दिनचर्या अनुशासित होगी, उतना ही आप अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने चित्त को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने मन को संयमित कर सकते हैं। तो आपको एक सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का एक अपने रूटीन को एक फिक्स करना पड़ेगा, अपने रूटीन को एक लाइन पर लाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे केवल यही कार्य करने हैं, इससे ऊपर या नीचे के कार्यों को मैं नहीं करूंगा। तो एक फिक्स अधिकार, अनुशासित दिनचर्या आपकी होती है तो आप अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है स्वमूल्यांकन, अर्थात आप अपने स्वयं का मूल्यांकन कीजिए। आप कहां पर सही हैं, कहां पर गलत हैं। लगातार मनुष्य ये कहता है समाज में रहकर, मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मैंने जैसा किया है वो सही है, मैंने जो पहना है वो सही है, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप हर समय सही हो। आपको इस चीज का मूल्यांकन करना होता है। एकांत में जाके आप जब अपना मूल्यांकन करते हैं कि आपने जो बोला वो सही था या गलत था, तो आपको पता चलता है कि हाँ, मेरे जीवन में या मेरे बोलने में या मेरी जीवन शैली में कुछ कमियां भी हैं। तो उनके बारे में जब आप सोचते हैं, उनका जब आकलन करते हैं कि क्या सही है, मुझे क्या गलत है उसको अपने जीवन से हटाना है, क्या सही है उसको अपने जीवन में रखना है, ये एक स्वमूल्यांकन की पद्धति है। जो गलत है उसको जीवन से हटा दीजिए, जो सही है उसको जीवन में बनाए रखिए। अगला आता है इच्छा शक्ति के प्रति सजगता। आपकी जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, उसके प्रति आप सजग बनिए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति को एक लक्ष्य के प्रति अगर आप केंद्रित करते हैं तो आपको उसके प्रति सजगता बनती है। अगर आप लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं है तो वो आपकी सजगता जो होगी वो डाइवर्ट हो जाएगी नकारात्मकता की ओर। अगला अगर हम अगले पॉइंट की हम बात करें तो वो यही है कि लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो लक्ष्य पर केंद्रित होनी चाहिए। जो आपके मन में, जो आपके मस्तिष्क में लक्ष्य है उस पर अगर आप केंद्रित होते हैं तो आप विचलित नहीं होंगे। जैसे अगर हम बात करिए कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना है, अगर हम सीधे अपने लक्ष्य को केंद्रित लेके सीधे जाते हैं तो हम कम समय पर भी पहुंच सकते हैं और सही
अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम जाते हैं, रास्ते में कहीं पर रुक जाते हैं, किसी के साथ बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं, कहीं पर दुकान में खड़े हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा लक्ष्य भ्रमित हो जाएंगे, हम लक्ष्य से भ्रमित हो जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने पर, अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर। तो अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहिए। अगला आता है भाव संतुलन। भाव संतुलन, अपने इमोशंस को कंट्रोल में कीजिए। जब खुशी होती है तो अति उत्साहित नहीं होना, और जब दुख होता है तो अधीर नहीं हो जाना, दुखी नहीं हो जाना बहुत ज़्यादा। तो आप जब अपने भावों को संतुलन में रखते हैं, अपनी भावनाओं को संतुलन में रखते हैं, तो आप अपने मन को भी संतुलन में रखते हैं, उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप मन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका मन भी विचलित बना रहेगा, अर्थात उसमें भी विचलन बना रहेगा। अगला आता है अति कल्पना से मुक्त। अति कल्पना अर्थात हम कई बार बैठे बैठे कपोल कल्पनाएं करना शुरू करते थे अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। इससे क्या होता है कि उन कपोल कल्पनाओं की वजह से हम दूसरों पर उसका आरोप करना शुरू करते हैं। ये कपोल कल्पनाएं जो होती हैं, अति कल्पनाशील होना बहुत ज़्यादा नकारात्मकता की ओर ले जाता है। होता क्या है, जब हम अति कल्पनाशील हो जाते हैं तो हम अपनी कल्पनाओं में और लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं। हम केवल खुद के साथ वो कल्पनाएं नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ अपनी कल्पना में उन्हें भी हम शामिल करना शुरू कर देते हैं। और व्यवहारिक जीवन में फिर उन कल्पनाओं को हम जीवंत देखना चाहते हैं और अपने परिवार से, अपने मित्रों से उन कल्पनाओं का हम उसकी अपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों के साथ ये कल्पना करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, तो वो डॉक्टर बनने की जो अति कल्पना है वो क्या करती है, वो माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चे के ऊपर उसकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा पढ़ाई का भार, या उससे ज़्यादा उसके ऊपर जो है, उससे ज़्यादा उसे अनुशासित रहना, उससे ज़्यादा उसे पढ़ाई पर फोकस करना, जो उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा उससे कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है आपके जीवन में आपके चित्त को, आपके मन को ही नहीं और लोगों के मन को भी भ्रमित करना शुरू कर देता है, और लोगों के मन को भी खंडित करना शुरू कर देता है। तो इसलिए अति कल्पनाशील ना बने, अपनी कल्पनाओं को कंट्रोल में रखें। अपनी कल्पनाओं को अगर आप संयमित रखते हैं तो आप अपने मन को भी संयमित रख सकते हैं। अगला आता है सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण। योग की एक सबसे अच्छी चीज ये है कि ये तो कहता है कि समाज में व्यवहार कीजिए, आप समाज के साथ जुड़ के रहिए, लेकिन समाज के साथ एक लिमिट में जुड़ के रहिए। ऐसा नहीं कि आप अति सामाजिक हो जाएं। यानी अति सामाजिक होना अर्थात समाज में अपनी हर चीज़ को जब आप शेयर करना शुरू कर देते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं। आजकल की वर्तमान की एक समस्या या वर्तमान के वो लाभ भी है और नुकसान भी है। आज हम अगर हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं अपने सोशल मीडिया का, तो हम देखते हैं कि हमारी जो व्यक्तिगत बातें हैं वह समाज में पहुंच जाती हैं। फिर उन बातों को संभालने के लिए या उन बातों को वापस लेने के लिए हमें समाज से लड़ना पड़ता है, समाज में झगड़ना पड़ता है। इससे क्या होता है, इससे हमारा मन खंडित होता है, मन विचलित होता है। तो आप अति सामाजिक भी ना हो, आप समाज में रहें, समाज के साथ आपका उठना बैठना हो, आपके मित्र भी हों, आपके परिवार के साथ भी आपका आनंदपूर्ण समय बीते, लेकिन वो संयमित हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा सामाजिक हो जाएं। अगला आता है आरामदायक स्थिति से बाहर निकलें। आरामदायक स्थिति से अर्थात जो आपकी कंफर्ट जोन है। ऐसा सबके साथ होता है कि हर एक की अपनी एक कंफर्ट जोन होती है, और होता है क्या है कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहते। अगर कभी किसी परिस्थिति में हमें अपनी आरामदायक स्थिति से अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमारे को उद्वेग हो जाता है, क्रोध आ जाता है, हम हिंसा पर उतार हो जाते हैं। एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं। कई बार क्या होता है, ऑफिस में या स्कूल में हमारी बैठने की एक चेयर होती है और हम उसी चेयर पर रोज बैठते हैं क्योंकि वो आरामदायक है, हमें उस पर बैठने की आदत है। लेकिन किसी दिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा सहपाठी, अगर हम कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो हमारा सहपाठी जो हमारे साथ में पढ़ता है वो उस चेयर को ले लेता है और उस चेयर में बैठ जाता है, तो हमें बड़ा क्रोध आता है। ऐसे ही ऑफिस में होता है कि अगर आपकी चेयर किसी ने ले ली तो आपको बड़ा क्रोध आया कि ये मेरी चेयर थी। तो होता है क्या है, हम अपने आप को, अपने जीवन को अपनी अपनी आरामदायक स्थितियों में बांट लेते हैं। हमारा खाना, हमारा पहनना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारी पूरी दिनचर्या हम उसको आरामदायक स्थिति में बांध के रखते हैं। इस आरामदायक स्थिति से अगर हम थोड़ा सा भी बाहर आते हैं तो हमारा मन विचलित होता है, हमें क्रोध आना शुरू हो जाता है, हमारे को ईर्ष्या आनी शुरू हो जाती है, हमारे को द्वेष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, हमारा मन
एकदम से चंचल हो उठता है, विचलित हो उठता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी आरामदायक स्थिति से कभी बाहर भी निकलें। जब आप अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलेंगे तो आप समाज को या अपने आसपास के वातावरण को सोचेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कंफर्ट जोन में ही पड़े पड़े रहने से आपका विचारों की जो क्षमता है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, अर्थात आप नया जो इनोवेटिव जो थॉट्स हैं वो आने बंद हो जाते हैं। अगर हम वैज्ञानिक की बात करें तो अगर वैज्ञानिक अपने कंफर्ट जोन में रहे, एक आरामदायक स्थिति में पड़ा रहे, तो वो आविष्कार नहीं कर सकता। आविष्कार कब होता है? आविष्कार तब होता है जब आरामदायक स्थिति से बाहर निकला जाता है। आविष्कार क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कहा जाता है कि अगर आपको आवश्यकता है तभी आप आविष्कार कर पाएंगे, अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप आविष्कार भी नहीं कर सकते। तो अगर आप आरामदायक स्थिति में हैं, यानी कि आपको कोई चीज आवश्यक नहीं है, अगर आप आरामदायक स्थिति से बाहर निकलेंगे तो आपको आवश्यकता होगी। अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप उसकी खोज करेंगे, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप कार्य करेंगे। चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति क्यों ना हो। हम अगर स्टूडेंट लेवल से बात करें और एक प्रोफेशनल लेवल तक की हम बात करें तो जब तक आरामदायक स्थिति से बाहर नहीं निकला जाएगा तब तक कुछ भी इनोवेटिव नहीं कर सकता। मन को नियंत्रित करने का ये एक सबसे बड़ा उपाय है कि आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलना होगा। अगला आता है अलग तरह से सोचें। अलग तरह से सोचने का मतलब क्या है? हम जब समाज में रहते हैं तो जैसे समाज में एक माहौल बना हुआ है, जैसे सब लोग सोच रहे हैं, तो हम भी उसी तरह की परंपराओं का पालन करना शुरू कर देते हैं। हम भी कहना शुरू कर देते हैं, हाँ ऐसा ही समाज में हो रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए। हम अलग नहीं सोचते। हमें हमेशा अलग तरह से सोचने का प्रयास करना चाहिए। अलग तरह से सोचने का प्रयास का मतलब ये कभी नहीं है कि हमें विरोध में सोचना है, कि समाज अगर इस तरफ सोच रहा है तो हमें उसके बिल्कुल उलट सोचना है। आपको समाज की परंपराओं का भी पालन करना है, आपको समाज की नीतियों का भी पालन करना है, आपको समाज के अच्छे और बुरे का भी पालन करना है, लेकिन अलग तरह से सोचते हुए। अगर हम उसी तरह से सोचने का प्रयास करते हैं जिस तरह से पूरा समाज सोच रहा है, तो हम ये देखते हैं कि समाज की एक परिपाटी बन जाती है और समाज उसी तरफ चला जाता है। अगर हम अपने इतिहास को हम खंगालें तो इतिहास में हम देखते हैं कि जहाँ पर परिवर्तन आया है, इतिहास को भारत के या किसी भी देश के या कहीं के भी इतिहास को अगर हम देखते हैं तो इतिहास में परिवर्तन कब आया है? जब एक व्यक्ति ने अलग तरह से सोचना शुरू किया। अगर वो उसी तरह से सोचता जिस तरह से पीछे के लोग सोचते हुए आए हैं तो बदलाव आना असंभव था, लेकिन एक व्यक्ति की एक अलग सोच ने पूरे समाज को बदल दिया। तो यहाँ पर अलग तरह से सोचने की जरूरत है। अगर आप अलग तरह से सोचते हैं तो आप अपने मन को संयमित कर सकते हैं। अब अलग तरह से सोचने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ों के साथ इंगेज हो जाएंगे। अलग तरह से सोचने का मतलब है आप अपने आप को अलग एक सीमित दायरे में लाना शुरू करेंगे और आपका जो विचार होंगे वो एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर केंद्रित होने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपको अलग तरह से सोचना चाहिए। अगला आता है क्षमताओं के प्रति आशावादी। क्षमताओं के प्रति आपकी जो भी आपकी क्षमताएं हैं उनके प्रति आशावादी बने रहिए। आशावादी का मतलब इस सेंस से हम लगा सकते हैं कि जो कई बार क्या होता है कि अगर हम चाइल्ड फिलॉसफी को हम देखें, जो बच्चों की मनोविज्ञान है, तो उसको हम समझें तो हम देखते हैं वहाँ पर कि वो कई बार बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को डिमोरलाइज किया जाता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम पास नहीं हो सकते, तुम इतने मार्क्स नहीं ला सकते। उससे क्या होता है कि वो अपनी क्षमताएं भी भूल जाता है, जो उसकी क्षमताएं थी वो उनको भी भूल जाता है और धीरे धीरे और डिग्रेड होता शुरू होता है और एक बार में जाकर ऐसा हो जाता है कि वो ऊपर उभर ही नहीं पाता। तो हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़ा व्यक्ति हो, सबसे पहले ये समझिए कि आपकी क्षमताएं क्या हैं। हम इस आजकल के वातावरण में कंपटीशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हम आसपास के अपने पर्यावेश में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम दूसरे की क्षमताओं को देख के अपनी क्षमताओं का उसका आकलन करते हैं और उस आकलन में वो जो क्षमताओं का आकलन होना शुरू होता है, उससे क्या होता है, हम अपनी क्षमताओं को भूलना शुरू कर देते हैं कि हम क्या हैं या हम क्या कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले आप खुद को समझें, फिर अपनी क्षमताओं को समझ के उसके प्रति आशावादी बने रहें, अर्थात हाँ मैं अपनी क्षमताओं को सही दिशा में ले जा सकता हूँ। ये एक छोटे बच्चे से शुरुआत की जा सकती है और आप जब प्रोफेशन तक एक पहुँच जाएं तो वहाँ तक उसका प्रयास किया जा सकता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे अंदर एक क्षमता है, मैं इतना इस कार्य को आसानी से कर सकता हूँ। अगला आता है विचारों के प्रवाह को मोड़ें। विचारों के प्रवाह को मोड़ें अर्थात आपके जो थॉट्स हैं उनके प्रवाह को, उनका जो फ्लो है उसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, उसके फ्लो को मोड़ना आना चाहिए। ऐसा योग सूत्र में भी मिलता है कि चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका प्रवाह दो तरफ है। सामान्य रूप से अगर हम समझें तो एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। वैसे अगर हम मनुष्य जीवन की बात करें, मनुष्य मन की बात करें, तो मनुष्य के मन का जो प्रवाह है, विचारों के प्रवाह है, वो दो धाराओं में है, अर्थात वो कुछ देर तक सकारात्मक होता है, कुछ देर तक नकारात्मक होता है। तो ये जो विचारों का प्रवाह है, कई बार क्या होता है कि हम लगातार नकारात्मक विचारों में उलझने शुरू हो जाते हैं और ये एक श्रृंखला है। आपके अंदर एक नकारात्मक विचार आता है तो उसी के साथ एक दूसरा नकारात्मक विचार जुड़ना शुरू हो जाता है और ये एक चेन रिएक्शन से धीरे धीरे ये एक चेन बननी शुरू हो जाती है नकारात्मक विचारों की। धीरे धीरे आपका पूरा जीवन जो है नकारात्मक होना शुरू हो जाता है। जितनी ज़्यादा जीवन में नकारात्मकता होगी उतना ही मन विचलित होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाना है? यहाँ पर किया जाना है अपने विचारों के प्रवाह को मोड़ें, अर्थात नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। अपने आप को पॉजिटिविटी में, अपने विचारों को, अपने समाज के, अपने परिवार के विचारों को आप सकारात्मक दिशा में मोड़ें। जब आप सकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं, सकारात्मकता की ओर आप जाना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपका मन भी, आपके विचार भी केंद्रित होने शुरू हो जाते हैं और आपका मन भी शांत होना शुरू हो जाता है। आपके मन में जो द्वंद्व थे, जो द्वेष था, जो लोगों के प्रति कलुषता थी, वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया, आपने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। हम कई बार ये कहते हैं कि जब हम अपने परिवार में होते हैं या अपने समाज में होते हैं तो हमारा किसी के प्रति जब मनमुटाव होता है तो हम ये कहते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमने ऐसा गलत किया। सामने वाला भी ऐसा ही कहता है। तो होता क्या है, सामान्य रूप से क्या होता है, अगर हम दोनों के पक्षों को समझें तो दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने विचारों पर अड़िग होते हैं और अपने अपने विचारों को सही साबित करने पर लगे होते हैं कि नहीं मैंने सही किया, नहीं मैंने सही किया। अगर दोनों पक्षों के, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को अगर कहें कि आप खेलो मत, ज़्यादा मत खेलो, पढ़ाई करो, तो होता क्या है, अगर छोटे बच्चे के ही पक्ष से सुना जाए, अगर कोई छोटा बच्चा छोटे बच्चे के स्टेटमेंट को, उसके न्याय के लिए उसको हम जज बना दें और कहें कि आप एक छोटे बच्चे से कहें कि आप जज हैं और आप बताइए कि ये छोटा बच्चा सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो ये 100% होगा कि वो छोटे बच्चे का समर्थन करेगा। वो कहेगा कि नहीं ये सही कह रहा है, इसको खेलना चाहिए, इस समय पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम बड़े व्यक्ति को बैठाएं तो वो किसका पक्ष लेगा? वो एक बड़े व्यक्ति का पक्ष लेगा। वो कहेगा नहीं, बड़ा व्यक्ति, माता पिता सही कह रहे हैं, इस बच्चे को इस समय पढ़ना चाहिए। तो अब आप किसको सही और किसको गलत कहेंगे, इसका निर्णय नहीं ले सकते कि कौन यहाँ पर सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पर सही कौन है, कौन गलत है, इसका विचार कहाँ पर किया जाएगा? इसका विचार होगा तटस्थ रहकर, अपने विचारों को केंद्रित कर। जैसे ही विचार केंद्रित होने शुरू हो जाएंगे तो आप समझने शुरू कर देंगे कि बच्चा सही है या बड़ा सही है। ये एक छोटा सा डिफरेंस आएगा जीवन में, एक बहुत ही जो है महीन एक रेखा खींचती है इस प्रवाह के बीच में, कि आपको ये समझना पड़ता है कि आप सकारात्मक हैं या नकारात्मक हैं। अगला आता है स्वाध्याय। आप अपने चित्त को, अपने मन को शांत कर सकते हैं स्वाध्याय के जरिए। अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना। स्वाध्याय का मतलब है केवल पुस्तकें पढ़ने से ही नहीं है, अच्छी पुस्तकें पढ़ना और उनकी चर्चाएं करने, आपस में बैठकर चर्चा करना। जैसे हम और आप बैठकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये स्वाध्याय ही है। आप और हम एक सकारात्मक विषय को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो एक तरह का स्वाध्याय है। जो अंतिम बिंदु है मन को केंद्रित करने का, वह है परम सत्ता के प्रति समर्पण। परम सत्ता के प्रति समर्पण ये कोई धार्मिक या धर्म विशेष का विषय नहीं है। ये क्या है, जिसको भी आप सुप्रीम पावर मानते हैं, वह कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई तीर्थ या कुछ भी हो सकता है, या कोई पुस्तक हो सकती है जिसको कि आप परम सत्ता मानते हैं। उस परम सत्ता के विचारों से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उसके प्रति जब आपके जीवन में समर्पण, जब आपके मन में समर्पण का भाव आ जाता है, तो आप अपने
विचारों को केंद्रित करना शुरू कर देते हैं, अपने मन को केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप एक सेंटर के चारों ओर घूमें, अर्थात अपनी धुरी को निर्धारित कर लें और उसके चारों ओर घूमें। तो परम सत्ता के प्रति जब आपका समर्पण होगा तो आप अपने मन को केंद्रित करना आपके लिए सहज हो जाएगा, अर्थात मन को केंद्रित करने का अभ्यास आपका प्रबल हो जाएगा। तो ये सारे बिंदु अगर मिलकर आप कार्य करते हैं तो आप जो है प्रत्याहार के उस शिखर पर पहुंच सकते हैं जिस शिखर की बात योग करता है। योग कहता है प्रत्याहार के बाद, प्रत्याहार को जब आप पालन कर लेंगे तो मन को अगर आपने संयमित कर लिया तो धारणा, ध्यान और समाधि को प्राप्त करना फिर कठिन नहीं है, फिर आप धारणा, ध्यान और समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवहारिक पक्ष भी है। अगर आप प्रत्याहार का पालन करते हैं और मन को आपने नियंत्रित कर लिया तो आप समाज को, परिवार को, राष्ट्र को संगठित कर सकते हैं, स्वयं को संगठित कर सकते हैं। तो योग का यह पहलू जो प्रत्याहार है वो मन को नियंत्रित करने का एक रामबाण या हम कह लेते अचूक पहलू है। इसका अभ्यास करना बच्चे से लेकर एक बड़ी उम्र तक के, एक वृद्ध तक के लिए उतना ही सहज है जितना कि इसको बताया गया, जितना कि कहने में है कि इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना। हालांकि इंद्रियों को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर इन सब चीज़ों को साथ में लेके चला जाए तो हम धीरे धीरे उस माध्यम तक या उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां पर है कि प्रत्याहार का उद्देश्य बताया गया है, इंद्रियों को नियंत्रित करना। आशा करते हैं आप सभी को यह विषय रुचिकर लगा होगा। इसी अभिलाषा के साथ धन्यवाद।